आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्य काल के विभिन्न अधिकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से अच्छा ये टॉपिक पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अक्सर आपको यहाँ पर तीर्थ, समाहर्ता, सन्निधाता, कार्यांतिक, ये कुछ क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि धर्मस्थली, कंटक शोधन, व्यवहारिक महामात्र, ऐसे भी कई प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ से तकरीबन आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में, कई बार तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी देखा जाता है। तो बारी बारी से चले हम देखते हैं कि इस मतलब यहाँ पे जो जितने सारे अधिकारी का नाम है और उनका काम क्या था उसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला देखते हैं तीर्थ। तीर्थ क्या है उस समय के लिए? जो सबसे जो आला दर्जे का जो अधिकारी हुआ करता था, उच्च अधिकारी, उसको उस समय क्या बोला जाता था? तीर्थ। तो तीर्थ किसको कहते थे हम लोग को? उस समय के सबसे उच्च अधिकारी को क्या बोलते थे? यानी कि उस समय का एक तरह समझ लो IAS वाईएस होगा, है ना। अब देखो ये बिल्ली यहाँ पे कर रहा है। चलो ठीक है। दूसरा क्या है? समाहर्ता। समाहर्ता क्या है? राजस्व, यानी कि उस समय का जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसको क्या बोलते थे? उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोलते थे? वित्त मंत्री बोलते थे। क्या बोलते थे? वित्त मंत्री। तो समाहर्ता मतलब क्या होता है? जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? समाहर्ता बोलते थे। उसी तरह से सन्निधाता। सन्निधाता किसको बोलते थे उस समय? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष, चलो जाओ इधर से जाओ। कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष जो उसमें बोला जाता था कि कोषाध्यक्ष का काम क्या होगा? जब भी राजा को अपने मतलब कि राज्य के जो कोष होते थे, जहाँ पर पैसा वगैरह जो कलेक्ट किया जाता था, उस पैसे को निकालने के लिए चूँकि एक अधिकारी हुआ करता था और उसी के देख रेख में पूरा जो है उससे कोष की सुरक्षा होती थी। यानी कि वो राजा के खर्च का विवरण रखता होगा पूरी तरह से, कितना पैसा निकला गुल्लक से, कितना पैसा खर्च हुआ, यानी कि राजा के खजाने का अधिकारी आप कह लो एक तरह से। उसको क्या बोलते थे? सन्निधाता। उसके बाद चौथा क्या है? कार्यांतिक। कार्यांतिक किसको कहते थे? अब नाम से लग रहा है कार्यांतिक मतलब काम करने वाला, ठीक है। अब ये कारखाना या फिर उद्योग मंत्री कह सकते हो आप इसको। ये कारखाना या फिर उद्योग मंत्री था। अब देखो कैसे परेशान कर रहा है, कारखाना या उद्योग मंत्री। तो कार्यांतिक किसको कहते थे? कारखाना या उद्योग मंत्री। ये हमारा हो गया। तो क्या क्या देखे हम लोग? तीर्थ उच्च अधिकारी को कहते थे। समाहर्ता किसको कहते थे? राजस्व या वित्त मंत्री। सन्निधाता किसको बोलते थे? कोषाध्यक्ष को। कार्यांतिक किसको बोलते थे? कारखाना या उद्योग मंत्री को कहते थे, ठीक है। अरे देखो आज कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उस समय की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको समझते हैं। अच्छा, मौर्य काल के समय में अगर हम बात करें तो न्यायिक व्यवस्था की, तो उस समय मृत्युदंड था प्रचलित। इसको ले जाओ थोड़ा देर के लिए उधर, तो रूम में ले जाओ। उसको वहाँ पे दूध दे दिया ना, अंदर रूम में इसको बंद कर दो और दूध भी इसको दे देना, ठीक है। अब न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय मृत्युदंड तो था, लेकिन मृत्युदंड अगर मिल जाता है तो आपको अपील करने का अधिकार है। अपील करने का अधिकार का मतलब क्या होता है? अपील करने का अधिकार का मतलब है कि अगर मान लो कि निचली अदालत के माध्यम से अगर मृत्युदंड मिल जाता है तो आप ऊपरी अदालत तक पहुंच सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान दौर में होता है कि सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई मामला होता है और वहाँ से अगर कोई फैसला सुनाया जाता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार जो निर्णय दे दिया गया वही अंतिम निर्णय है। तो ऐसा व्यवस्था, लेकिन देखा जाए एक तरह से तो उस समय की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो लगभग आज की न्यायिक व्यवस्था की जैसी थी। जैसे अभी के समय में हम न्यायिक व्यवस्था को देखते हैं, यानी कि अभी जो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है जस्ट लाइक ऐसे ही था। अब थोड़ा सा नाम ही सिर्फ आपको अलग देखने को मिलेगा, बाकी लगभग सिस्टम क्या है? एक ही जैसा। जैसे अगर हम बात करें उस समय के जो धर्मस्थलीय थे वो क्या थे? वो दीवानी अदालत का नाम था। दीवानी अदालत का मतलब सिविल, दीवानी को क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट, यानी कि अदालत मतलब सिविल कोर्ट। उस समय के सिविल कोर्ट को क्या बोलते थे? धर्मस्थलीय बोलते थे। सिविल कोर्ट को क्या बोलते थे? धर्मस्थलीय। और फौजदारी अदालत जिसको क्या बोलते हैं? क्रिमिनल। फौजदारी को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट मतलब उसको क्या बोलते हैं? कंटक शोधन। अब ये नाम है, उस न्यायालय का नाम है। अब देखो दीवानी अदालत में क्या होता होगा उस समय जो सिविलियन मामले होंगे, जैसे कि मान लो जैसे इसको समझते हैं पहले। फौजदारी अदालत में क्या हो? जितने भी क्राइम का मामला, जैसे कि मर्डर, जो हत्या वगैरह का जो मामला होगा, जितने भी संगीन अपराध हैं वो किस में आएगा? हमारा फौजदारी वाले में। और उसके अलावा जो बचता है, जैसे अगर वर्तमान संदर्भ में अगर समझना चाहें सिविल कोर्ट में किस तरह के मामले जाते हैं, जैसे कि तलाक के मामले,
जो प्रॉपर्टी राइट का जो मामला होता है, जैसे कि जो ज़मीन का जो डिस्प्यूट होता है, तो ज़मीन के बंटवारे से संबंधित, तो ज़मीन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं वो भी हमारा सिविल कोर्ट में जाते हैं। अगर कहीं पे दो व्यक्ति के बीच कोई व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पर अगर कोई पेंच फंसता है तो भी हम कहाँ जा सकते हैं, सिविल में जा सकते हैं। लेकिन जैसे कोई मर्डर का मामला हो तो झगड़ा, जैसे मारपीट का मामला हो, ध्यान रखना, जैसे मान लो एक ही फैमिली में अगर पति पत्नी के बीच कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तलाक के मामले चल रहे हैं, देखो झगड़ा चल रहा है, अब वो तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक का मामला कहाँ जाएगा, तलाक का मामला कहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट में। तलाक का मामला जाएगा कहाँ पे, सिविल कोर्ट में जाएगा। जबकि अगर पति पत्नी में मारपीट होता है और किसी तरह का अगर क्राइम होता है तो फिर वो मामला कहाँ जाएगा, क्राइम। ठीक है, तो एक ही केस में दोनों मामले हो सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमारा कंटक शोधन हो गया हमारा। तो कंटक शोधन किसको कहते थे, क्रिमिनल कोर्ट को कहते थे। जबकि धर्मस्थली किसको कहते थे, सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट का नाम क्या था, धर्मस्थली, और क्रिमिनल कोर्ट का नाम क्या था, बाबू थोड़ा पढ़ाने दो, इधर इधर देख लीजिए आप लोग का बाबू, चुप हो जाओ। अब थोड़ा देर के बाद आइयो, ठीक है। इसको दे दो दूध, लो, इसको भी चाहिए भाई टाइम। इसको रूम में फिर बंद करो, उसको दूध दे दो पहले, वो फिर इधर से आ जाता है घूम के बार बार। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्यवहारिक महामात्र। तो व्यवहारिक महामात्र किसको कहते हैं, जो उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट जैसे जो संस्था होगी, या फिर ऐसे समझ लो, चाहे वो धर्मस्थली हो चाहे वो कंटक शोधन हो, दोनों ही अदालत में जो जज होंगे उनका नाम क्या होगा, व्यवहारिक महामात्र, यानी कि जज का नाम है ये। ठीक है, तो उस समय के जो जज थे उनका नाम क्या था, व्यवहारिक महामात्र। व्यवहारिक महामात्र, तो इनका काम क्या है, इनका काम है लोगों को जस्टिस देना, निर्णय देना, न्याय देना। अच्छा, अब समझते हैं हम लोगों का कि जो उस समय जो व्यापारिक संगठन हुआ करता था, मौर्य काल के समय में कई प्रकार के व्यापारिक संगठन भी होता था। क्योंकि मौर्य काल के समय में जो व्यापार का जो पूरा गतिरोध चलता था, गतिविधि जो चलता था, वो इन्हीं के माध्यम से चलता था। उसमें जैसे श्रेणी का क्या है, फिर देखो आ गया, श्रेणी क्या है, शिल्पियों का संगठन। शिल्पियों का संगठन को क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। उसी तरह निगम क्या है, निगम है हमारा व्यापारियों का संगठन। जबकि सार्थवा क्या है, कारवां व्यापारियों का संगठन। तो कारवां व्यापारी का मतलब क्या है, ये जो व्यापारी होगा वो कैसा होगा, अनाज वाला, जो अनाज का व्यापारी होगा उसका संगठन। जबकि ये हर एक प्रकार का व्यापार करता होगा, जो हमारा निगम है। ठीक है, तो निगम का काम क्या है, व्यापारियों का, ये व्यापारियों का संगठन है। जबकि श्रेणी क्या है, शिल्पियों का संगठन। ठीक है, और सार्थवा क्या है, तो देखिए श्रेणी, निगम और सार्थवा, ये तीनों को समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद चौथा हमारा क्या है, संघ। संघ क्या है, देनदारों या महाजनों का संगठन। अच्छा, उस समय जो मान लो जो कर, जैसे कि उस समय का जो बैंक होगा, एक तरह से देखा जाए तो वो उस समय के लिए बैंक था वो, तो देनदारों या महाजनों का संगठन को क्या बोलते थे, संघ बोलते थे। तो ये हमारा था व्यापारिक, मतलब मौर्य काल के समय में व्यापारिक संगठन। उसके अलावा देखें गुप्तचर विभाग क्या है। अरे तो परेशान कर दिया मैं, क्या हो गया तुमको, थोड़ा सा 5 मिनट और रुको। चलो ठीक है, देखते हैं अगला। अब उस समय के गुप्तचर विभाग को देखते हैं। तो उस समय का जो गुप्तचर विभाग था, अब उसका देखो प्रमुख कौन था उस समय, जो देखो मौर्य काल के समय में गुप्तचर सिस्टम था। और वो क्योंकि गुप्तचर विभाग क्यों बनाया गया था, ताकि राजा को पूरा सूचना मिल सके। ठीक है, तो जैसे महामात्यास्पस ये कौन था, उस समय का प्रमुख था। अच्छा, गुप्तचर, उस समय जो गुप्तचर था, गुप्तचर का नाम क्या था, गुड़ पुरुष। गुप्तचर का नाम मतलब क्या था, गुड़ पुरुष। अच्छा, संचरा किसको कहते थे, वैसे गुप्तचर जो सभी जगह घूम करके सूचना इकट्ठा करता था, उसको क्या बोलते हैं, संचरा। उसको संचरा कहते हैं। जबकि संस्था क्या था, एक ही स्थान पर रहकर जो जासूसी करते थे, उनका नाम क्या था, संचरा। अच्छा, अब जो देखते मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट, जो कि विभिन्न अध्यक्ष की बात अगर करें, उसको कोई बात नहीं, उसको बैठा लो आराम से, वो रेस्ट कर लेगा गोद में। ठीक है, वो गोद में भी आराम से चिल होकर बैठता है। अब विभिन्न अध्यक्ष की बात करें तो उस समय कई प्रकार के अध्यक्ष थे, मतलब कि कई प्रकार के विभाग थे जिसके माध्यम से राजा अपना पूरा काम करते। तो वर्तमान में भी आप देखिए कि राजा, भारत सरकार को कई प्रकार के विभाग के माध्यम से ही काम चलता है ना। जैसे कि सीता अध्यक्ष, तो सीता अध्यक्ष किसको कहते थे उस समय, कृषि विभाग। तो कृषि विभाग के अध्यक्ष, ध्यान देना,
हर एक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष का नाम है ये। तो सीता अध्यक्ष किसको कहेंगे? कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सीता। तो सीता का कनेक्शन किससे है? कृषि से है। तो कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सीता अध्यक्ष। उसके बाद देखो मापतौल, मापतौल विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? पौतवा अध्यक्ष। ये उस समय के वर्तमान में मापतौल व्यवस्था को बनाता होगा। उसके बाद पन्याध्यक्ष। अब देखो पन्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो व्यापार, अच्छा व्यापार या वाणिज्य का जो डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसका नाम क्या है? पन्याध्यक्ष। उसके बाद सूताध्यक्ष, जो उस समय का जो दर्जी होगा, कताई बुनाई ऐसे समझ लो, जो उस समय की बुनाई कताई जो कपड़ा वगैरह जो करता होगा। दर्जी कहना ठीक नहीं होगा, वो एक तरह से बुनकर है। दर्जी तो रिपेयरिंग करता है उसको, मतलब बनाता है कपड़े से, ठीक है। उसके बाद सूताध्यक्ष, कताई बुनाई हो गया हमारा। सूनाध्यक्ष, जो दूसरे का घर सूना कर दे उसको क्या बोलते हैं? सूनाध्यक्ष। यानी बूचड़ खाने का अध्यक्ष। वहाँ पर क्या होता है? जानवरों की मतलब की कटाई होती है वहाँ पे। उसके बाद विविधता अध्यक्ष क्या है? जो चारागाह का जो प्रमुख होगा, यानी कि जानवरों को चराने के लिए कौन सा जगह पे चराना चाहिए, उसका अध्यक्ष का नाम क्या होगा? विविधता अध्यक्ष। उसके बाद आकरा अध्यक्ष। आकरा अध्यक्ष कौन होगा? उस समय चूँकि जो हमें पता है कि मगध के टाइम में लोहे का जो बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो खानों का अध्यक्ष कौन होगा? आकरा अध्यक्ष। उसी प्रकार से लक्षणाध्यक्ष क्या होगा? टकसाल भी, यानी कि जो सिक्के जहाँ पे ढाले जाते होंगे उसके अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। तो ये कुल मिला के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई बार इसको रिवीजन हो सके तो आप नोट्स में इसको ठीक से लिख दो और इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। कम से कम इसको 3 से 4 बार जब आप रिवीजन ठीक से कर लेंगे तो जा करके आपको ये पकड़ थोड़ा सा बनेगा, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा बार बार रिवीजन का यहाँ पर जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसको पहले रब करते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं मौर्य काल के बारे में थोड़ा और डिटेल में। अब हम लोग देखते हैं मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। मौर्य काल के समय में जो इकोनॉमिक्स था वो किस तरह से चलता था। सबसे पहला बात है कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था था। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि राज्य के अंतर्गत जितने भी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ होते थे वो सारे राज्य ही नियंत्रित करते थे। जैसे अभी के हिसाब से अगर समझना हो तो अभी जो भारत में जितने भी आर्थिक रूप से जो काम चलते हैं, आप देख रहे हैं कि सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, दोनों मिल करके ही आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। यानी कि भारत में इकोनॉमिकल एक्टिविटी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों है। लेकिन उस समय की बात करें तो उस समय क्या था? केवल सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी कहने का मतलब है कि केवल राज्य सरकार के अंतर्गत ही होता था। राजा जो चाहेगा उसी के हिसाब से व्यापार और वाणिज्य होता था। राजा के खिलाफ किसी भी प्रकार का, मतलब राजा जो चाहेगा उसी चीज़ का व्यापार होगा। तो व्यापारियों को संरक्षण भी वो देते थे और वो खुद ही डिसाइड करते थे तुमको किस चीज़ का व्यापार करना है। तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था था। दूसरा क्या है? सिंचाई पर विशेष बल देते थे। क्यों भाई? क्योंकि एग्रीकल्चर करना है, तो सिंचाई के लिए वो कई सारे नहर वगैरह भी खुदवाए। किसानों को पानी का दिक्कत ना हो इसके लिए सिंचाई पर खास करके उनका ज़्यादा फोकस था। क्योंकि फिर सिंचाई पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो फिर वहाँ से फिर चूँकि अनाज नहीं ज़्यादा उगेगा, जब अनाज ही ज़्यादा नहीं उपजेगा तो फिर वहाँ से टैक्स कैसे मिलेगा। तो राजा को पता था कि अगर हमें कर की प्राप्ति ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था करना पड़ेगा ना, ठीक। उसके बाद देखो 2 तरह का उस समय ज़मीन था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, एक है देव मात्रक और दूसरा होगा यहाँ पर अदेव मात्रक। ये वाला छूट गया यहाँ पे, अदेव मात्रक। अब जैसे देव मात्रक जो ज़मीन का नाम है, वैसे भूमि जो कि वर्षा के अधीन है। मतलब देखो कुछ ज़मीन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि जो फसल का उपज होता है जब तक वहाँ पे बारिश नहीं होगा वो होगा नहीं। मतलब वहाँ पे वैसा कोई सोर्स नहीं है सिंचाई का, तालाब वगैरह वहाँ पर उस तरह का व्यवस्था नहीं है। जब बारिश होगी तभी होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। वहाँ पर तो पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जबकि जो अदेव मात्रक जो ज़मीन होते थे वहाँ पर क्या होता है? कृत्रिम सिंचाई, मतलब कि उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी। मतलब ऐसे ज़मीन, अच्छा देखा जाए तो वैसे ज़मीन जहाँ पर की सिंचाई की व्यवस्था अच्छा है, बेशक कृत्रिम तरीके से हो, राजा उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कराया होगा। अच्छा, क्या होता है ना कभी कभी कि नहर सब जगह नहीं ना पहुँच सकता है, तो कुछ ज़मीन देखते हो भारत में तो बहुत सारे ऐसे ज़मीन बंजर पड़े हैं क्योंकि वहाँ तक पानी की पहुँच नहीं है। तो पुराने समय में ऐसे ज़मीन को क्या बोलते थे हम लोग? देव मात्रक। जहाँ पर बारिश होगी तो अभी आज भी देख लो ना, भारत में जो अधिकांश किसान हैं वो उसी पर डिपेंड है। देखते हो जिस साल बारिश अच्छी होती है उस साल हम लोग का फसल का पैदावार अच्छा होता है, और जिस साल बारिश कम होती है तो फसल भी कम होता है। तो आज भी भारत में अधिकांश जो ज़मीन है वो वर्षा पर ही टिका हुआ है। यानी कि अभी भी भारत के पास जो देव मात्रक टाइप का ज़मीन ज़्यादा है। जबकि उसी काल में जिस अदेव मात्रक जो ज़मीन था वो कौन था?
जो कि कृत्रिम सिंचाई, जहाँ पर कि सिंचाई की व्यवस्था नहर या तालाब के माध्यम से आराम से किया जा सकता था। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन, सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ था उसी मौर्य काल के शासक के माध्यम से हुआ था। और सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। वो किसके माध्यम से करवाया था? चूँकि ये राज्यपाल जो था, उसी राज्यपाल के, जो राज्यपाल का नाम क्या है? पुष्पगुप्त वैश्य। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है? पुष्पगुप्त वैश्य। और ये किसके राज्यपाल थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था हमारा हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अगला जो टॉपिक है हमारा, कि मौर्य काल में मुद्रा का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो जैसे मौर्य काल में जैसे निष्क या सुवर्ण, वो किसको कहते थे? तो मौर्य काल के समय में जो सोने का जो सिक्का चलता था उसको क्या बोलते थे? उसको निष्क कहते थे या फिर उसको सुवर्ण कहते थे। पन या करशानपन, वो किसको कहते थे? उस समय जो चांदी के जो सिक्के चलते थे उस चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? पन या करशानपन। ठीक है, माशक किसको कहते थे? तांबा का सिक्का। तो तांबा का सिक्का को क्या बोलेंगे? तांबा के सिक्का को माशक बोलेंगे। चांदी के सिक्के को क्या बोलेंगे? पन या करशानपन बोलेंगे। जबकि निष्क या सुवर्ण किसको बोलते हैं? सोने का सिक्का। ये एग्जाम में कई बार, बहुत बार पूछा गया कि गुप्त मौर्य काल के समय में जो है सोने का सिक्का का नाम क्या था, ये पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है। अब देखते हैं उस समय के जो कुछ प्रमुख अधिकारी थे, जो पीछे से छूट गया था, उसको देख लेते हैं। एक है एस्ट्रोनोमोई, क्या नाम है इसका? एस्ट्रोनोमोई। और दूसरा क्या है? एग्रोनोमोई। अब एग्रो, एग्रीकल्चर, ध्यान दो, ये तो नाम से ही पता चलता है ये कहाँ का होगा? गाँव का। तो ये क्या था? ये गांव का अधिकारी हुआ करता था। और ये कहाँ का था? ये शहर का अधिकारी हुआ करता था। यानी उस समय जो लोग शहर में रहकर जो काम करते थे उसको क्या बोलते थे? एस्ट्रोनोमोई। और जो गांव में रह के काम करते थे उनको क्या बोलते थे? एग्रोनोमोई कहते थे। अच्छा, इनका काम क्या होगा? सड़क का निर्माण करना, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था करना, ये इनका काम था। चलो ठीक है, अब ये तमाम सारी बातें तो हमारा हो चुका है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मौर्य काल के समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। देखो, जब आप महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तो देखना कि स्थिति बहुत ही बढ़िया था। एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कह सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में देखो कि महिला की स्थिति अंगरक्षिका के रूप में केवल पुरुष ही नहीं होंगे। अब राजा का जो अंगरक्षिका होगा, अंगरक्षिका मतलब क्या? अंगरक्षक होता है जो कि पुरुष होता है कोई, और अंगरक्षिका कौन होता है? महिला। तो महिला बॉडीगार्ड को क्या बोलते हैं? जो सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो महिला की जो स्थिति थी इतनी अच्छी थी कि वो उनको राजा अपने अंगरक्षिका में भी नियुक्त करते थे, गुप्तचर विभाग में भी। जो मान लो जो महिला जो कि दिमाग से बहुत तेज होगी, जो सूचनाएं इकट्ठा करने में माहिर है। अब वैसे भी भारतीय महिलाएं सूचना इकट्ठा करने में माहिर होती हैं, वो कहीं से भी गुप्त सूचना निकाल देती है, चाहे वो किसी का भी हो। तो ये सूचना वो इकट्ठा कहाँ से करते थे? तो सूचना इकट्ठा करने वाली जो चालाक महिला हुआ करती थी उस समय, यहाँ पर चालाक पॉजिटिव सेंस में हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो उनको भी सिलेक्ट कर सकते थे। अच्छा, विधवा विवाह प्रचलित था। मज़े की बात देखो, ये वही विधवा विवाह जिसके लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर आगे चल के बहुत कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि बाद में सती प्रथा की वजह से क्या हुआ था। अच्छा, सती प्रथा के पे चूँकि बैन कौन लगवाए थे? राजा राम मोहन राय। अच्छा, सती प्रथा पे बैन तो हो गया, लेकिन फिर वो विधवाओं की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो उनका जो पुनर्विवाह के लिए जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है बहुत ही काम किए थे। बीच के देखो शुरुआत की अगर भारत के पुराने समय की बात करें तो शुरुआत में स्थिति काफ़ी अच्छी थी। विधवा विवाह था, प्रशासन में महिलाओं को शामिल किया जाता था, तलाक का अधिकार था। सोचो उस समय तलाक का अधिकार था। मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो इनके जो राइट्स हैं, जो अधिकार है, उनका ध्यान रखा जाता था। मौर्य काल के समय में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। जबकि हम लोग पीछे देखे थे कि वैदिक काल के समय में भी बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल के टाइम में पहुंचते हैं तो चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। फिर देखना चीज़ें फिर ठीक होने। देखो इतिहास क्या होता है ना कि चीज़ें थोड़ा उठापटक के हिसाब से चलता है। कभी चीज़ें बहुत अच्छा चलेगा तो कभी चीज़ें खराब भी चलता है। तो महिलाओं की स्थिति के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये जो महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास में ऐसे करके आगे बढ़ा है। और देखा जाए तो अभी के हिसाब से महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर है। हालांकि अगर हम वैदिक काल से तुलना करेंगे तो वैदिक काल महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर, आप इस पोजीशन पे ले सकते हो, काफ़ी अच्छा था। तो ये उठापटक हुआ है, अप एंड डाउन काफ़ी चला है, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि उस समय चूँकि सामाजिक समारोह तो तब भी चलता था, सब लोग मिल करके गाँव में इकट्ठा होकर के समारोह होता होगा, जैसे आज भोज वगैरह होता है। तो उस समय जो सामाजिक समारोह हुआ करता था उसका नाम क्या था? प्रहरण। तो प्रहरण क्या होता है? एक प्रकार का सामाजिक समारोह है। अच्छा, उसके बाद काठ के जो चूँकि घर वहाँ ज़्यादा होते थे, इसी वजह से आग को उस समय राष्ट्रीय संकट माना जाता था। आग से लोग बहुत डरते थे।
कि उसको पता था कि अगर एक बार अगर आग लग गया तो फिर पूरा का पूरा इलाका साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पूरा मगध का जो घर था, जो पूरा जो कॉलोनी जो बसाया गया था, वो पूरा काठ के लकड़ी का ही बना हुआ था ज़्यादातर। तो इस वजह से लोग जो है बहुत डरते थे। और अगर इसके अंतिम सम्राट की बात करें तो मौर्य काल के जो अंतिम सम्राट है वो कौन है? वृद्धरथ। और मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य काल के बारे में बात करें, संस्थापक होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम कौन हो जाएगा? वृद्धरथ, जिसकी हत्या इसी का जो अधिकारी होता है इसी के जो पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं, ये दरअसल एक ब्राह्मण अधिकारी होता है, ये जाति का ब्राह्मण होता है। ये क्या करेगा? ये इसकी हत्या करेगा और फिर शुंग वंश की स्थापना देखेंगे। अब यहाँ से देखना कि भागवत वंश वगैरह के बारे में जो है काफ़ी कुछ दिया हुआ है। हिंदू वंश, हिंदुओं के लिए थोड़ा सा, आप कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं के लिए ये काफ़ी अच्छा काम किए थे, हालांकि थोड़ा थोड़ा मामले में ये कमज़ोर भी थे। अच्छा, इनकी हत्या जो वृद्धरथ की जो होती है, क्यों होती है? जिस समय जो बाहरी जो कई सारे जो विदेशी जो आक्रमणकारी थे, जब वो अटैक कर रहे थे तो ये थोड़ा कमज़ोर टाइप के वृद्धरथ थे, वो लड़ाई वगैरह उतना ज़्यादा मतलब नहीं कर पाते थे। और पुष्यमित्र शुंग को इन पे बहुत गुस्सा आता था कि राज्य पर हमला हो रहा है और आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो इनको मतलब कह लो कि वो उनको पता था कि अगर हम इनकी हत्या ना करें तो मगध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, मतलब मगध पर विदेशियों का मतलब जो आधिपत्य जम हो जाएगा। अच्छा, इनका खुद भी मन था, दोनों बात था, एक तो मगध पे संकट का बादल था और दूसरा इनका खुद का भी इच्छा था। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग का क्या होगा अगला टॉपिक? शुंग वंश का होगा। ठीक है, तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इसी तरह से देखिए, अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, मान लो कि कुछ और कोई फैक्ट वगैरह कुछ रहा हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा करके सुझाव दे सकते हैं। तो थैंक यू।